आओ सीखें जापानी। हिंदी में जापानी भाषा सीखने की सरल पाठमाला। इस कोर्स में सीखें जापानी बोलना, सामान्य बातचीत, विदेशी पर्यटकों के लिए आवश्यक बातचीत, दैनंदिन जीवन से संबंधित बातचीत, जापानी पढ़ना व लिखना, हिरागाना और काताकाना लिपियां संपूर्ण, कांजी लिपि आंशिक या प्रारंभिक, साधारण और संयुक्त वाक्य व संवाद, हिंदी अंग्रेजी से जापानी में अनुवाद। कोन्निचिवा, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सुजॉय चटर्जी है। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मुझे साल भर के लिए जापान के योकोहामा में रहने का अवसर मिला और मैंने वहाँ रहते हुए एक जापानी सरकारी संस्था द्वारा दिए जाने वाले जापानी भाषा सीखने का कोर्स किया। उसमें हमारी मुख्य शिक्षिका थी मिसेस यूकी सुजुकी, जिन्होंने काफी लगन और परिश्रम से हमको जापानी सिखाया। उनसे हमने जो भी सीखा और जो अब तक सीख रहे हैं वही आपको इस चैनल पर सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कई चैनल, किताबें और संस्थाएं ऐसे बड़े बड़े दावे करती हैं कि 4 घंटों में जापानी बोलना सीखें, 2 दिन में जापानी लिखना सीखें, या 7 दिनों में कोई पर्यटक जापान में जो आए हैं जापानी बोलना सीखें। इस सिलसिले में हम सिर्फ यही कहेंगे दोस्तों कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जो 4 घंटे में जापानी सिखा देने के दावे करते हैं। अब आप खुद समझदार हैं। तो भाषा सीखने के लिए आखिर किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है धैर्य या पेशेंस। जल्दबाजी में और बहुत तीव्र गति से अगर आप पाठों को पढ़ेंगे और बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सीखने का प्रयास करेंगे तो आप भाषा सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसे धीरे धीरे रप्त करना पड़ता है, उसके साथ साथ चलना पड़ता है। दूसरी आवश्यक चीज है लगन या डिवोशन, और तीसरी चीज है आपकी ईमानदारी, आपकी सिंसियरिटी। अगर आप सीख रहे हैं तो सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और पूरे इंटरेस्ट के साथ सीखें, वरना सीखने का कोई खास फायदा नहीं होगा और बहुत जल्दी आप उसे भूल भी जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पाठ, भूमिका एवं परिचय। क्यों सीखें जापानी? जापानी भाषा परिवार, जापानी लिपियां, जापानी स्वर वर्ण या मात्राएं, मात्राओं की व्याख्या हेतु कुछ साधारण जापानी शब्द। जापान एक अद्भुत देश है। यहाँ की हर चीज निराली है जो हमें बार बार आश्चर्य में डाल देती है। यहाँ की कला, संस्कृति, परंपरा, साहित्य, काव्य, संगीत, सिनेमा, नाट्यकला, खेल, स्थापत्य, पर्यटन, प्रकृति, खान पान, जीवन शैली, रहन सहन, उद्योग, कृषि, टेक्नोलॉजी, एनिमेशन, सब देखते बनती है। जापान के इन सब पहलुओं को उनके मौलिक रूप से जानने समझने के लिए जापानी भाषा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि कई बार अनुवाद से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब हम आपसे पूछते हैं कि आप जापानी क्यों सीखना चाहते हैं? कुछ लोग उच्च शिक्षा के लिए जापान जाने से पहले जापानी सीखते हैं। जापान में अपना करियर बनाने के इच्छुक लोग भी जापानी सीखते हैं। और अगर कुछ नहीं तो बस इस भाषा को सीखने के उद्देश्य से भी कई लोग इसे सीखते हैं। और क्यों ना सीखें? जापान और जापानी भाषा ये हैं ही सबसे अलग, सबसे अनोखे। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या अल्फाबेट। इसलिए किसी भी भाषा को सीखने की शुरुआत उसकी वर्णमाला को समझने से होनी चाहिए। हर भाषा का एक परिवार होता है, उसकी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी इंडो यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है और इसे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी तरह से लद्दाखी और मणिपुरी भाषा चीनी तिब्बती भाषा परिवार यानी कि साइनो टिबेटन लैंग्वेज फैमिली के सदस्य हैं।
तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ द्रविडियन भाषा परिवार के। जापानी भाषा चीनी तिब्बती परिवार में नहीं आती, हालांकि उसकी लिपि बहुत मेल खाती है। भाषाविद जापानी भाषा को स्वयं के जापानी भाषा परिवार में रखते हैं, तो कुछ भाषाविद इसे जापानी कोरियाई भाषा परिवार में मानते हैं, क्योंकि जापानी और कोरियाई भाषाओं में घनिष्ठ संबंध है। आज के अनेक विद्वान कोरियाई भाषा को अल्टाइक भाषा परिवार में सम्मिलित करने का सुझाव देते हैं। अल्टाइक परिवार में जो भाषाएं आती हैं वो हैं मंगोलियन, तुर्किक और तुंगुसिक। इनके साथ कोरियाई और जापानी भाषाओं की समानता भले हो, परंतु ये समानताएं जापानी भाषा के अल्टाइक परिवार में शामिल करने के लिए काफी नहीं है। इस तरह से ये विवादित है कि जापानी भाषा को आखिर किस भाषा परिवार में रखा जाए। जापानी भाषा को लिखने के लिए 3 लिपियों का प्रयोग किया जाता है। पहली लिपि है हिरागाना लिपि। ये एक ध्वनि लिपि है, यानी कि ऐसी लिपि जिसमें वर्णमाला होती है, जिसमें स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन के योग से ध्वनियां बनती हैं और जिनसे फिर आगे शब्द बनते हैं, यानी कि बिल्कुल अपनी हिंदी जैसी। हिरागाना लिपि, इस लिपि में जापानी मूल के शब्दों को लिखा जाता है, साथ ही जापानी व्याकरण के जो शब्द हैं वो भी हिरागाना में ही लिखा जाता है। दूसरी लिपि है काताकाना। ये भी एक ध्वनि लिपि है और इस लिपि के प्रयोग से विदेशी शब्दों को लिखा जाता है, यानी कि वे शब्द जो जापानी मूल के नहीं हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। मेरा नाम राजीव है, मैं योकोहामा में रहता हूँ। आप गौर कीजिए कि इन दो वाक्यों में राजीव शब्द एक ऐसा शब्द है जो जापानी मूल का नहीं है, इसलिए राजीव शब्द को काताकाना लिपि में लिखा जाएगा, बाकी हिस्सों को हिरागाना में, क्योंकि योकोहामा भी एक जापानी शब्द है और बाकी जो शब्द हैं वो व्याकरण के शब्द हैं, जिनमें सर्वनाम, अ, क्रिया और बाकी चीजें हैं। एक और उदाहरण, मेरा नाम साकुरा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। यहाँ पे साकुरा जापानी शब्द हैं, दिल्ली विदेशी शब्द हैं, इसलिए सिर्फ दिल्ली शब्द को काताकाना में लिखा जाएगा, बाकी पूरे वाक्यों को हिरागाना में लिखा जाएगा। जापानी भाषा की तीसरी लिपि है कांजी लिपि। ये एक चित्र लिपि है, यानी कि पिक्टोरियल स्क्रिप्ट, बिल्कुल चीनी भाषा जैसी। हाँ, हम ये भी कहते बता दें कि कांजी लिपि जापानी भाषा में चीनी लिपि से ही आयातित की गई है, यानी कि चीनी लिपि से इंपोर्ट किया गया है। चीनी लिपि में बहुत सारे प्रतीक हैं, यानी सिंबल्स हैं, जिनमें से कुछ प्रतीकों को, चिन्हों को कांजी लिपि में जापानी भाषा में शामिल किया गया है। इस तरह से हिरागाना, काताकाना और कांजी लिपि के प्रयोग से जापानी भाषा बनती है। ध्वनि लिपि होने की वजह से हिरागाना और काताकाना लिपियां जल्दी और आसानी से सीखी जा सकती हैं, जबकि कांजी लिपि एक चित्र लिपि होने की वजह से सीखने में समय लगता है। बिना कांजी लिपि प्रयोग किए भी हिरागाना और काताकाना लिपियों की मदद से जापानी भाषा स्वतंत्र रूप से लिखी जा सकती है। कांजी के प्रयोग से लंबे शब्द कम जगह में लिखे जा सकते हैं। कांजी भाषा को सुंदर बनाती है। अशिक्षित या अल्पशिक्षित लोग कांजी में प्रयोग होने वाले चित्रों को देखकर शब्दों के अर्थ समझ जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मुश्किल होते हुए भी कांजी का प्रयोग क्यों किया जाता है। जब जापान में कोई बच्चा स्कूल शुरू करता है, उस समय कांजी नहीं सिखाया जाता। शुरुआत की जाती है हिरागाना से, फिर उसके बाद काताकाना लिपि सिखाई जाती है और उसके बाद धीरे धीरे कांजी के चिन्हों को शामिल किया जाता है कोर्स में। और कई सालों तक थोड़े थोड़े कांजी के प्रतीकों को शामिल करते हुए जब बच्चा स्कूल पास करता है, उसे कांजी के सारे सिंबल्स पता होते हैं। इस तरह से कांजी के जो प्रतीक हैं वो धीरे धीरे हम सीखते हैं।
एक साथ अगर आप कांजी के चिन्हों को देखेंगे तो आप इसे सीख नहीं पाएंगे ठीक से और आप घबरा जाएंगे कि इतने सारे चिन्ह हम कैसे याद रखें। तो जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, किसी भी भाषा को सीखने के लिए आप में धैर्य होने की बहुत ज़रूरत है। तो धीरे धीरे और प्रैक्टिस के साथ आप सब सीख सकते हैं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्वर वर्ण की। हिंदी के स्वर वर्ण हैं अ, आ, ई, ई, उ, ए, ओ, री, अनुस्वार अंग और विसर्ग अ। इस तरह से कुल 13 स्वर या मात्राएं हिंदी में पाई जाती हैं। इसी तरह से अंग्रेजी में वावल्स हैं, 5 वावल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। और इन 5 वावल्स से हमें मिलते हैं 15 अलग अलग वावल साउंड्स। जैसे कि ए से हमें ए भी मिलता है, आ भी मिलता है, ए भी मिलता है। इस तरह से इन पांचों वावल से हमें कुल 15 वावल ध्वनियां मिलती हैं। अब बात करते हैं जापानी भाषा की। जापानी भाषा में 5 स्वर हैं, आ, ई, उ, ए, ओ। और इसके अतिरिक्त 3 और हैं, या, यू, यो। तो ये 8 स्वर या मात्राएं जापानी भाषा में पाई जाती हैं। और जापानी के जितने भी शब्द हैं, चाहे कोई भी शब्द आप ले लीजिए, उनमें इन 8 मात्राओं के अलावा और कोई स्वर नहीं है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ जो साधारण या सामान्य जापानी शब्द हैं उन पर अभी गौर करेंगे। पहला शब्द है हिरोशिमा। हिरोशिमा जापान का एक शहर जहां पर परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा। हिरोशिमा की मात्राओं पर गौर कीजिए। ह पे ई की मात्रा, र पे ओ की मात्रा, श पे ई की मात्रा, म पे आ की मात्रा। हिरोशिमा। मित्सुबिशी। मित्सुबिशी। म पे ई की मात्रा, स पे उ की मात्रा, ब पे ई की मात्रा, श पे ई की मात्रा। मित्सुबिशी। सामुराई। स पे आ की मात्रा, म पे उ की मात्रा, र पे आ की मात्रा, ई। नागासाकी। न पे आ की मात्रा, ग पे आ की मात्रा, स पे आ की मात्रा, क पे ई की मात्रा। फुकुशिमा। ये भी एक जगह है जहां पे परमाणु विस्फोट हुआ था कुछ साल पहले। फ पे उ की मात्रा, क पे उ की मात्रा, श पे ई की मात्रा, म पे आ की मात्रा। इकेबाना। इकेबाना फूलों से गुलदस्ते बनाने की एक विशेष कला है जापान में। इकेबाना। ई, क पे ए की मात्रा, ब पे आ की मात्रा, न पे आ की मात्रा। और किमोनो, जो एक ड्रेस है, जापानीज वस्त्र। किमोनो। क पे ई की मात्रा, म पे ओ की मात्रा, न पे ओ की मात्रा। तो इस तरह से इन सारे शब्दों में अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें जो मात्राएं हैं वो केवल वो 5 स्वर मात्राएं ही हैं। आ, ई, उ, ए, ओ। आ, ई, उ, ए, ओ। हिंदी की तरह इसमें ए या ओ नहीं है। ई भी एक ही है, उ भी एक ही है। अब हम या, यू, यो, ये जो 3 अतिरिक्त मात्राएं हमने पढ़ी थी उन पे गौर करते हैं कुछ उदाहरणों के साथ। टोक्यो, जापान की राजधानी, जिसे हम टोक्यो के नाम से जानते हैं, और इसका उच्चारण भी हम टोक्यो करते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इसका उच्चारण या जो एक्चुअल जो शब्द है वो है टोक्यो। टोक्यो। त पे ओ की मात्रा, उ, आधा क, यो। टोक्यो। टोक्यो। तो अब से आगे से आप इसे टोक्यो नहीं बल्कि टोक्यो कहेंगे। टोक्यो। एक और शब्द है, बल्कि एक द्वीप है जापान का,
क्यूशु, हम इसे क्यूशु पढ़ते आए हैं, जानते आए हैं। जो सही शब्द है वो है क्यूशु। क्यूशु, आधा क, यू, उ, श, यू, उ। यानी कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि श के साथ जो यू का जोड़ है, इससे हमें श्यू नहीं मिलता, बल्कि शु हो जाता है। श प्लस यू, शु। क्यूशु, क्यूशु। इस का जो उच्चारण है ये हम आगे इस पे चर्चा करेंगे जब हम वर्णमाला में व्यंजनों को पढ़ेंगे। तो अभी आपको कंफ्यूजन ना हो, ये बस जानने के लिए हमने बताया कि टोक्यो और क्यूशु, इसमें यो और यू का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह से किसी शब्द में या का प्रयोग भी होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ पार्ट 1 का समापन हो रहा है। आशा है आपको हमारा ये पार्ट अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आई होंगी बातें। और अगर आप आगे भी जापानी भाषा सीखना जारी रखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नया वीडियो इसमें अपलोड करें। तो अगले वीडियो तक, अगले एपिसोड तक सुजॉय चटर्जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सायोनारा।